सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी और पीटी एजुकेशन की करियर चर्चा में। माय डियर स्टूडेंट, वी आर वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस दिस न्यू सर्विस फॉर ऑल ऑफ यू ऑन अवर पीटी एजुकेशन एचक्यू यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप मानुधने और आज हम करियर चर्चा के इनॉग्रल एडिशन में हैं। बहुत मजा आने वाला है। आपके करियर से संबंधित बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, चीजों को सीखने का मौका मिलेगा और हम ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है अलग अलग फील्ड्स में, स्पेशली सिविल सर्विसेज में, ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो आज हमारा पूरा एपिसोड, आज का पूरा अंक श्रीमान आईपीएस योगेश चौधरी जी के साथ होगा। योगेश चौधरी जी के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी देना चाहूंगा। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव आईपीएस योगेश चौधरी विद अस फॉर द इनॉग्रल एडिशन ऑफ करियर चर्चा। Yogesh Chaudhary ji has been an IPS officer from the 1996 batch of the MP cadre. आप इंदौर से हैं और आपने आईआईटी दिल्ली से अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त की। आपने बहुत सारे जिलों में एज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अपनी सेवाएं दी। उसके बाद आप भोपाल के डीआईजी बने और फाइनली आईजी। आप काफी लंबे समय तक आईजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी प्लानिंग और आईजी इंटेलिजेंस के पदों पर रहे हैं। उसके बाद आपका प्रमोशन एडीजी लेवल पर हो गया और आप एडीजी साइबर और स्पेशल ब्रांच रहे। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ओएसडी हैं। 25 सालों में 26 ट्रांसफर्स के साथ योगेश चौधरी जी की मुस्कान बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई है और आपको टेनिस खेलने का, पढ़ने का और लिखने का बहुत शौक है। लेकिन इसमें हमें ऐसा लगता है कि योगेश जी एक बात हमसे छुपा गए और वो एक बात ये छुपा गए कि उन्हें कुकिंग का भी बहुत शौक है। ये हमें अंदर के सूत्रों से पता चला है। तो इस पर भी हम आज बहुत सारे सवाल योगेश जी से पूछेंगे, लेकिन अब समय आ गया है योगेश जी का स्वागत करने का। सभी स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट की तरफ से आईपीएस योगेश चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संदीप, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरे खुफिया इंफॉर्मेशन भी निकाल रहे हैं, मैंने देख लिया है। तो आज नाश्ते में आपने क्या कुक किया, शुरुआत हम यहीं से करेंगे। आई विश मैं रोज कुछ कुक कर पाता, बट नौकरी के कारण और कार्य में व्यस्तता के कारण करीब करीब 15 दिन में एक बार सैटरडे या संडे को यूजुअली मैं अपनी थोड़ी सी एनर्जी ओवन में लगाता हूँ। क्या बात है। और एक्चुअली आज सैटरडे है, बट आज मेरा वर्किंग डे है, मुझे ऑफिस जाना है और काफ़ी सारा कार्य है, तो आज शायद कुछ संभव नहीं है। लास्ट मैंने गोभी मुसल्लम बनाई थी वेजिटेरियन लोगों के लिए मुसल्लम वर्ड बहुत ही एक बड़ा फारिया टाइप का होता है। उनको लगता है पता नहीं कैसी उस वर्ड में ही उनको लोगों को मुर्गा दिखने लगता है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि इस भ्रांति को एक बार दूर करना चाहिए और ये मिथ मैंने एक्सप्लोर की। मैंने जितने लोगों से पूछा इन जनरल कि मुसल्लम से क्या समझते हो, तो सबने कहा मुसल्लम का मतलब मुर्गा। मैंने कहा मुर्गे का मतलब फिर क्या हुआ, तो मुसल्लम तो डिफरेंट वर्ड है। फिर ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इसमें कोई मसाला लगता है बहुत स्पेशल, जो मुर्गे का मसाला होता है। तो मैंने कहा ठीक है। अल्टीमेटली जस्ट टू क्लियर कि ये मुसल्लम वर्ड एक अरेबिक ओरिजिन का वर्ड है विच जस्ट मीन्स कंप्लीट, पूरा। तो वो उसको मुर्ग मुसल्लम इसलिए होता था कि पूरा मुर्गा जो है बनाया जाता था। तो वेजिटेरियन सब्जियों में छोटी छोटी सब्जियां होती है, भिंडी, गिलकी, इनको मुसल्लम नहीं बोल सकते, ये भरवा बनती हैं। पर गोभी एक बड़ी सब्जी होती है जिसको फुल कुक किया जा सकता है, तो जो फुल गोभी को कुक किया जाता है वो गोभी मुसल्लम होता है। प्योर वेजिटेरियन जैसा मैं हूँ और नेचुरली बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो करियर चर्चा का आज इंटरव्यू मुसल्लम किया जाएगा। पूरा पूरा किया जाएगा। तो शुरुआत अब हम एक बहुत ही बेसिक सवाल से करेंगे जो सभी स्टूडेंट जानने के लिए बेताब हैं, आतुर हैं। वी वुड वांट टू नो फ्रॉम योर, हिंदी इंग्लिश में मिक्स चलाएंगे इंटरव्यू को, सभी लोगों को मजा आएगा जी। आपकी पूरी शिक्षा के बारे में और आपने सिविल सर्विसेज के बारे में पहली बार कब सोचा और पूरी यात्रा कैसी रही, स्कूल, कॉलेज, सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स और फाइनली आईपीएस में आपके दाखिले तक की ये जर्नी के बारे में हमें विस्तार से बताएं। और मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं कि एक वर्किंग डे में आपने हमारे लिए इतनी व्यस्तता में 1 घंटे का समय निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं, इट्स उसमें कोई वो नहीं है और आई एम वेरी हैप्पी कि आई कैन बी ऑफ सम हेल्प कुछ एस्पायरिंग एजुकेशन करने वाले बच्चों के लिए। तो जर्नी काफ़ी लंबी है, उसको मैं बहुत छोटे में बताने की कोशिश करूँगा।
स्कूलिंग जो है मेरी इंदौर और भोपाल में हुई। संदीप मेरे स्कूल में भी सीनियर थे 1 साल, कॉलेज में भी सीनियर थे 1 साल, और हर चीज़ जो नई करने में भी मुझसे सीनियर ही थे। बाद में हमारे रास्ते बदल गए, लेकिन हमारी दोस्ती बराबर बनी रही है। तो स्कूल और कॉलेज मैंने इंदौर में और भोपाल में किया। उसके बाद 1990 में मैं आईआईटी दिल्ली जॉइन किया था। मैंने बीटेक 94 में कंप्लीट किया सिविल इंजीनियरिंग से, और फिर मास्टर्स वहीं पे जॉइन किया था। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया था 96 में। सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने अराउंड 93 के आसपास सोचा, और प्रिपेयर करने की शुरुआत जो है मैंने 93 से मुकम्मल तरीके से कर दी थी। जी उसके हाँ। पहले जब कॉलेज में थे तो फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब चर्चाएं होती थी, आपस में डिस्कशन होता था कि क्या करना है क्या करना है, जो मेरे कुछ वो थे, मेरी जो अपेक्षाएं थी अपनी लाइफ से, अपने आगे के कैरियर के बारे में, आगे की लाइफ के बारे में, उसमें जो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे, चाहे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना, एमबीए करना, कुछ सॉफ्टवेयर या दूसरी टाइप की जॉब्स करना, कोर अपनी इंजीनियरिंग की जॉब्स करना, और फिर सिविल सर्विसेज। तो मुझे उन सब पैमानों पर सिविल सर्विसेज लुक्ड अ बेटर ऑप्शन। एंड मतलब ये थोड़ा ऑड लगता है और अजीब सा लगता है, बट मुझे वो ईजियर ऑप्शन लग रहा था। तो ऑल्दो इट इज़ नॉट, आई कैन से इट नाउ। और फिर उसके बाद मैंने 93 से उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, अपने थर्ड ईयर से। 94 में जब पास आउट होने के बाद मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट दिया। फ़र्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो है मेरा अच्छा रैंक नहीं आया था, तो चूँकि मेरा एमटेक कंटिन्यूड था, तो मैंने कहा कि एक अटेम्प्ट मैं और दूँगा, और सिविल सर्विसेज 95 की जो परीक्षा थी वो मैंने वापस दी थी। मेरी ऑल इंडिया रैंक 66 आई थी उसमें, और आई वाज वेरी लकी टू सर्व इन द प्रेस्टिजियस इंडियन पुलिस सर्विसेज, जिसमें तो अब मुझे आप तो करीब आसानी 26 से साल। आईएएस भी ले सकते थे, लेकिन आपने आईपीएस लिया, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे जो मेरी रैंक थी उसमें मुझे आईएएस की पात्रता नहीं थी, बट आई हैड अराउंड 2 अटेम्प्ट्स मोर लेफ्ट, और इज कंपेयर्ड टू सिविल सर्विसेज जॉइनिंग एजेस, मैं उस टाइम काफ़ी यंग था, आई वाज जस्ट 23, बट आई वाज सेटिस्फाइड विथ माय एफर्ट, और समहाउ मतलब आई डोंट नो वेदर ये चीज़ एम्यूलेट करने लायक है या नहीं, बट मैंने अपना ये तय कर रखा था कि कोई भी परीक्षा मैं 2 बार से ज़्यादा नहीं दूंगा, चाहे वो आईआईटी की परीक्षा हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो। तो जब सिविल सर्विसेज मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में दिया, और अब ये हो सकता है क्लीशे लगे कि मैं हो गया इसलिए मैंने कहा ऐसा, बट आई एम वेरी ट्रू टू माई सेल्फ कि मैंने सोचा हुआ था कि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं भी होता तो आई वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड इट अगेन। मेरा मानना है कि ओके। 2 बार मेरे लिए पर्याप्त था, और एग्ज़ाम के लिए भी पर्याप्त था। आपके पूरे परिवार में कोई कभी पुलिस सेवा में नहीं रहा, तो सबको तो बड़ा शौक लगा होगा कि पहला बेटा हमारा जो पुलिस में जा रहा है, पुलिस वाला घर में आ रहा है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे बड़े परिवार में पुलिस नहीं, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। मेरे ओके। फादर ही सर्व्ड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और कुछ सब्सिडरी सर्विसेज में मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, बट कोई भी ऑल इंडिया सर्विस में या इवन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी हमारे पूरी फैमिलीज़ में कोई भी कभी नहीं था। जब मैं अच्छा। सिविल सर्विसेज दे रहा था और सिविल सर्विसेज में हुआ था, तो आपने जो कहा वो बहुत ही मुझे बड़ी जो है मीठी मेमोरीज वापस जाग गई, कि जब मैंने अपने फादर को बताया था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और अब मुझे आईपीएस मिलेगा। तो जैसा तुमने कहा है, मेरा परिवार मतलब मेरे फादर और मेरे बाकी रिलेटिव भी बहुत ज़्यादा शॉक ही हो गए थे। उन्होंने कहा, अरे तुम तो इतना सीधा लड़का है, तुम पुलिस वुलिस में कैसे नौकरी कर सकता है, वहाँ तो बदमाशों से लड़ना है, ये करना है वो करना है। तो एंड माई फादर वॉज मोर फोर्सफुल। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग आईएएस दिस टाइम, you give a attempt again, or maybe you can think of joining income tax। तो मैंने कहा सिलेक्शन हो करेक्ट। गया है और ऑप्शन भरा है, तो आईपीएस से बाहर तो सिर्फ हाइट के कारण हो सकते हैं, और 185 सेंटीमीटर की हाइट पे तो कोई बाहर करेगा नहीं। तो वापस देना ही अनदर ऑप्शन था, और मैंने पिताजी से कहा ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन आई वॉज वेरी क्लियर टू माई सेल्फ कि मैं वापस एग्ज़ाम नहीं दूंगा। अब जो आया है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ माई एफर्ट एज वेल एज माई डेस्टिनी। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का जो कॉम्बिनेशन है, उसके साथ
अनावश्यक रूप से खिलवाड़ करने की मेरी कोई ना इच्छा थी, ना मेरी कोई इंटेंट थी। तो मैंने फिर जॉइन कर लिया और मतलब बहुत ही रोचक किस्से हैं। जब पुलिस के बारे में जितना एनिग्मा हमारे सोसाइटी में रहता है, उतना मेरे ख्याल से किसी सर्विस और किसी चीज़ के बारे में नहीं रहता है। बिल्कुल। बहुत पढ़े लिखे लोग जो दूसरी सर्विस में हैं, उनसे भी मतलब मैं आपको एक ही सुना सकता हूँ। मेरे ताऊ जी, ही इज़ नो मोर नाउ, और वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन थे। ही वाज़ इन गवर्नमेंट सर्विस। जी। और उन्होंने फिर बड़ी सीरियसली जब मेरा हुआ, तो एक दिन उन्होंने मुझे पूछा कि भाई एक बात बता तू मुझे, कि तुम्हारी तो अब वहाँ गाली देने की भी कोई क्लास होगी एक, जिसमें तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी गाली कैसे देना है, क्योंकि पुलिस में तो गाली बहुत देना पड़ती है। तो अब मतलब मैं बहुत ही पशोपेश में पड़ गया। पहली बात तो कि मैं हॉस्टल में रह के आया हूँ 6 साल, वो भी तो आईआईटी दिल्ली के। कौन सी क्लास हमें पढ़ा पाएगी। वन, जोक्स अपार्ट। सेकेंडली मैंने उनसे कहा कि ताऊ जी, गाली देने की कोई क्लास आईपीएस में नहीं होती है, या किसी भी पुलिस में नहीं होती है। जी, यहाँ जी, बहुत जी। सारी दूसरी चीज़ें हैं। और मैं इसमें बस इतना कहना चाहूँगा संदीप, बिकॉज़ ये एक बहुत ही बड़ा फीचर है, दिस स्टिग्मा, रादर जो स्टिग्मा जो पुलिस के साथ अटैच्ड है, जो मिथ्स पुलिस के साथ अटैच्ड है, वो हमारे यहाँ बहुत डीप रूटेड है। नंबर 1, पुलिस वाला है, बहुत मोटा होगा, बहुत शराब पीता होगा, बहुत गाली देता होगा, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा, एकदम लट्ठ होगा। ये सारी चीज़ें जो होती है, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं इन सारी मिथ्स में से एक पे भी ट्रू नहीं बैठता हूँ, वन। और बहुत सारे लोग, तो मैं जब एक इवन एक पारिवारिक संबंध करने जब गए थे किसी जगह पर हम लोग, और वहाँ पर शादी के लिए डिस्कशन हो रहा था, और जैसे ही उस परिवार वाले को पता चला कि मैं पुलिस में हूँ, तो सडनली उनने मेरे से पूछा, मेरे पिताजी के सामने ही, मेरे फादर भी वहीं बैठे थे, मदर भी थी, और उन्होंने पूछा कि पुलिस वाले तो बहुत शराब पीते हैं साहब। मैंने कहा जी। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर पूछा दूसरी बातों के बीच में, साहब पुलिस वाले तो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं साहब, आप तो नहीं पीते? मैंने कहा नहीं साहब, मैं नहीं पीता। जब उन्होंने तीसरी बार बोला ये बात, फिर बात के बीच में, तो मैंने कहा साहब आप कह रहे होंगे वो ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए पहली बात, आप कितने आईपीएस ऑफिसर्स को जानते हैं, या रादर ये छोड़िए, आप कितने पुलिस वालों को जानते हैं जिससे कि आपने अपना ये ओपिनियन बनाया है। तो उनने कहा जी साहब, पुलिस वालों को तो ज़्यादा जानते नहीं हम, वो हमारे मोहल्ले कोने पे एक सिपाही खड़ा रहता है, वो हमको अक्सर लगता है कई बार कि वो शराब पिया हुआ है बहुत। तो मैंने कहा मैथ्स और फिजिक्स में एक एक्स्ट्रापोलेशन करके कंसेप्ट होता है, तो मैंने कहा कि ये तो उस कंसेप्ट की भी पराकाष्ठा पे आप जा रहे हो कि उससे आपने ये बिल्कुल, आकलन कर लिया कि सारे बिल्कुल। पुलिस वाले ऐसे होते हैं। वो कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आते हैं, वो इसी सोसाइटी से आते हैं, इन्हीं कम्युनिटीज़ से आते हैं। जैसा कम्युनिटीज़ में जो लोग करते हैं, वैसे ही उतने ही लोग करते हैं। रफली उतने ही परसेंटेज अच्छे और बुरे होते हैं जितने वो सोसाइटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जी। तो इससे पहले कि हम कुछ और टेक्निकल चीजों पर अब आए, एग्जाम्स पर आए, एक बहुत ही मासूम सा सवाल। भारत में एक एवरेज नागरिक पुलिस से इतना डरता क्यों है? देखिए, नाउ दिस इज गॉट some historical reason also, as well as procedural point also. क्या है, पुलिस जो है, इट इज अ प्रोएक्टिव डिपार्टमेंट नहीं है, वो रिएक्टिव डिपार्टमेंट है। बाकी चीज़ों में बहुत सारे में होते हैं कि आप कुआं खोद रहे हो, सड़क बनवा रहे हो, आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, आप जंगल का कर रहे हो। पुलिस में इट्स मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कहीं कोई उधम कर रहा है, उसको पकड़ना है, क्राइम कर रहा है, उसको पकड़ना है। तो इट इन्वॉल्व्स an action of a illegal, adverse or public order action, it reaction on that. तो नेचुरली उसमें एक एलिमेंट ऑफ डोमिनेशन, एलिमेंट ऑफ पावर इक्वेशन गेट्स इन्वॉल्व। तो वन, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द सर्विस, कि आपको अगर किसी बदमाश को कंट्रोल करना है, आपको किसी बैंक लूटने वाले क्रिमिनल को पकड़ना है, जंगल में डकैती करने वाले डकैतों पे कार्रवाई करनी है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे एक्शन लेना है, कम्युनल राइट में एक्शन लेना है, चोरी डकैती, महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस है उनमें एक्शन लेना है, तो आपको एक फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट एक्शन जो है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है। तो वो जब एक्शन डिमॉन्स्ट्रेट होता है, तो उसमें हमेशा वो लोगों के मन पे इम्प्रिंट रहती है कि
ये तो जो है पावर है। मतलब हम लोग इमेजिन हमेशा यही करते हैं, किसी से पूछोगे कि आप जो इंस्टेंट रिएक्शन वाला गेम खेलते हो कि पुलिस, तो वो कहेगा डंडा, पिटाई, मारपीट, गाली गलौज। तो दीज ऑल बिकम द लास्टिंग इमेजेस और डीप रूटेड वो हो जाता है। सेकंड, जो हिस्टोरिकल कॉज है इसका, कि जब पुलिस का फॉर्मेशन हुआ था 1846 में, जब पुलिस एक्ट बना था, अंग्रेजों ने जो पुलिस एक्ट बनाया था, द एक्ट स्टिल कंटिन्यूज टू रिमेन। तो उस समय जो उनकी मंशा थी, उस समय जो उनका उद्देश्य था, आफ्टर 1857 उनका जो उद्देश्य था कि हमें रिप्रेशन करके किसी भी रिबेल वॉइस को क्वेंच करना है इन द सिविल सोसाइटी। आर्म्ड रिबेलियन इज डिफरेंट। सिविल सोसाइटी में जो प्रोटेस्ट की वॉइसेस हैं, जो अगेंस्ट आपके डिक्टम जा रहा है, उनको हमें कंट्रोल करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए, टॉर्मेंट करने के लिए हमको ऑर्गन चाहिए। दैट ऑर्गन इज पुलिस। तो जो पुलिस के बेसिक एक्ट्स हैं और बेसिक एक्शंस हैं, वो उसी मोड में है। तो ओवर द इयर्स, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो क्रिमिनल लोग हों, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, वो। एंड नंबर 3 इज, I missed out one aspect. Number 3 is the demonstration. आप चाहे फिल्म्स हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे पत्रिकाएं हो, सभी जगह आप देखेंगे कि पुलिस इन अ बैड लाइट सेल्स। पुलिस इन अ बैड लाइट सीम्स वेरी अट्रैक्टिव टू पीपल। आदमी कितने भी कष्ट में हो, वो भूखा हो, खाने को नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बीमार हो, बट जहाँ दिख रहा होता है कि किसी पुलिस की बुराई आ रही है या पुलिस वाले की खराब न्यूज़ आ रही है कुछ, उसके मन में एक बड़ी खुशी की लहर आ जाती है कि हाँ, ये देखो, ये है बदमाश। तो somehow I think it assuages the many frustrations also, which are because of inherent behavior of yourself. तो these all are things, but I say कि I agree कि inherently हमारी सर्विस में, हमारे जॉब्स में ये स्टिग्मा अटैच्ड है। एंड आई मीन वन शुड बी वेरी क्लियर व्हेन वन जॉइंस कि ये रहेगा, एंड यू हैव टू गेट ओवर इट, डू योर बिट, ट्राई टू remove those myths with whomever and whenever and wherever that is possible. And frankly, आप लास्ट 20 साल में देखेंगे, 15-20 साल में, कि उससे पहले हमारी फिल्म्स में, उससे पहले हमारे मीडिया में, हमारे सोशल मीडिया में जो डिमॉन्स्ट्रेशन और जो पुलिस का इमेजेस होता था, जो पुलिस का रिप्रेजेंटेशन होता था, इधर इट वाज वेरी कॉमिकल, सटायरिकल टू द एक्सटेंट ऑफ एब्सर्डिटी, या इतना रिप्रेसिव या इतना ब्रूटल। उसके बाद जो दूसरी साइड होती थी, उनकी ह्यूमन साइड थी, लाइक सरफरोश वाज से टिपिंग पॉइंट इन दोज मूवीज। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारा इंटरनेट पे कंटेंट है which actually touches the human side of police. So this is a battle which is going on, and obviously the news and the media is determined and governed by the demand of what type of news. Somehow in India we enjoy reading the negative news. तो पुलिस provides you with a negative news without any work. मतलब मुझे कभी भी कहीं जाके देखने की जरूरत नहीं है लिखने के लिए कि इस शहर का ट्रैफिक बेलगाम हो रहा है। उसके लिए मुझे कुछ जाने की, रिसर्च की, देखने की कुछ भी जरूरत नहीं। आई कैन जस्ट राइट इट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वुड बी टू सम एक्सटेंट ट्रू, एंड पीपल विल बिलीव कि बिल्कुल सही लिखा है, एकदम बुरी हाल है। दैट इज व्हाट हैपेंस। बहुत ही बढ़िया एनालिसिस आपने दिया, एंड आई एम श्योर इतनी लंबी सर्विस के बाद आपका जो पुलिस सर्विसेज के प्रति प्यार है, डेडिकेशन है, आपके शब्दों में झलक रहा है, और हर पुलिस ऑफिसर को आपके जैसा जज्बा रखना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपकी इतनी लंबी सर्विस में कौन से चैलेंजिंग असाइनमेंट्स आपके सामने आए, वेयर यू वर रियली फोर्स्ड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ and maybe even got frustrated in that process, or maybe succeeded? मतलब it would run into tombs. अब मैं अगर बहुत सारे इंसिडेंट जब मैं करूँ, because the best part, or for many people not the best part about our service is the regular challenges we face, the challenges of physical, challenges of moral, challenges of mental,
challenges, as you say, of multiple angles. But there are some whom we really feel कि वो मुझे याद रहते हैं, और उनमें से all experiences, even good, bad, they may be very frustrating, very depressing, very disgusting at time. So सब में क्या होता है कि there is always a big learning involved. It's important for you how you take it. Some people always just उन स्कार्स को जो है पूरे टाइम वो करते रहते हैं, और उसे एक अपना मार्टियर टाइप का कि देखो साहब मेरे साथ ही हो, मेरे साथ ही हुए. कुछ लोग होते हैं वो जस्ट मूव अहेड एंड लर्न कि ओके दिस वाज ड्यू एंड मे बी वी विल लर्न नेक्स्ट टाइम. तो सिंस यू हैव आस्क्ड, मैं I'll try to recollect and let you know one or two. One which is one which was a defining moment in my life, not just in my career, and which is always, whenever it has happened, whenever something goes on, I believe ki what is the strength of hard work, what is the strength of dedication, what is the strength of single-minded devotion to a particular cause, and the most important, what is the divine beauty of the unabashed, unadulterated, and completely unselfish love of the people when you do something for them. That was such a beautiful statement you just said. And I really hope that the students rewind and hear this 2 to 3 times. It was absolutely beautiful. Please continue. It was around 2003. Somewhere in 2003, 2004, I was posted in a district, and that in fact it was my first charge as SP. First charge as SP is always like, maybe you can compare it to the first love type, which Correct. you will never forget, which will you give the maximum pleasure, in the sense you will always recollect very fondly, and good or bad, howsoever the experience may be, it will always remain a very special place in your heart. Correct. So the first district is, in our cases as SP or collector or whatever, is always, because actually that is the start of your journey as a police officer, because SP उससे पहले जो postings होती हैं, you are more or less working under the supervision of a senior officer. SP is a position where you actually get in a position at that young age to determine lives and moments which may determine and change others' lives. So that was in my first district, and actually in the first district, as I have been taught, and I naturally कि you work the hardest. Maybe जब मैंने 7वां किया था, हो सकता है उस 7th डिस्ट्रिक्ट में मैं उतना ज़्यादा ज़ील से उस चीज़ को नहीं करता हूँगा जितना मैंने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में उसी चीज़ को किया होगा. तो दैट इज़ ऑल्सो पॉइंट. एज यू ग्रो, मे बी आपका थोड़ा मसल मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, तो आपको उतना टाइम भी नहीं लगता उस चीज़ को रियलाइज करने में, आपका ब्रेन भी उस चीज़ को ट्यून हो जाता है. तो वेल, कमिंग बैक टू इट, तो वहाँ पर वन डे आई गॉट अ न्यूज़ कि a young couple, the boy was of around maybe 35, the girl 32, 33, and a 4-year-old boy, 4-year-old child. They were brutally stabbed to death in their house. My God. It was around 40 kilometers from my district headquarters. I went there. Naturally, people were very agitated, and the scene was so bad that My God. I mean, only I can, because just to give you a slight idea, they were stabbed with not very sharp weapons, blunt sharp weapons, so which will leave more skin breakages than a sharp one. And the boy had, rather the man had around 40 wounds. Oh the girl my around God. 35, and the boy, a 4-year-old boy, had 8 stab wounds. My goodness. And they just, like it was 3 or 4 or maybe how many people came, and they just बिल्कुल जिसको कहते हैं कि रैंडमली उन्होंने स्टैब करना शुरू किया, और सबको स्टैब करने के बाद इंक्लूडिंग द मॉस्किटो नेट एंड द मैट्रेस, उनको ऐसा का ऐसा उल्टा करके उनके घर में एक छोटा सा जिसको अपन तलघर बोलते हैं, बेसमेंट टाइप का, तो ढक्कन उठा के उसमें नीचे फेंक दिया. तो दे फेल हेड अप एंड गादी उनके ऊपर गिर गया. तो दैट वाज द सीन. और बहुत ही गरीब एक फेरी वाला था वो, उसके फादर इन लॉ का घर था, उसमें वो रहता था.
और तो तीनों का हुआ, हम लोगों ने चालू किया, हमारी टीम, मैंने एक टीम बनाई, आई फेल्ट वेरी पर्सनली कि ये क्या है, एंड देन आई केम टू नो व्हेन आई टॉक टू पीपल देयर, आई केम टू नो कि वहाँ पर उससे 2 साल पहले एक कपल का, ओल्ड कपल का मर्डर हुआ था, अगेन विथ सिमिलर टाइप ऑफ स्टैब वुंड्स। उससे 2 साल पहले एक नर्स का रेलवे क्रॉसिंग पे मर्डर हुआ था, अगेन विथ टिपिकल सिमिलर नंबर ऑफ स्टैब वुंड्स। Oh, So ho, ho, ho. the people there were very, and they were all untraced. All those, there were 3 of them. So they were very, I mean, all were untraced, and the people were very full of angst कि ये क्या हो रहा है और बड़ा वो है. That's a small place, but quite volatile as it was from law and order point of view. So I said कि भाई, this is a big challenge. We have to work it out. So I got a team. I searched for my good people irrespective of the jurisdiction there. जिस पुलिस स्टेशन का वो jurisdiction था, उसके अलावा मैंने 2-3 लोग जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे थे, लाइक माई ट्रैफिक इंचार्ज, एंड देयर वाज अनदर सब इंस्पेक्टर फ्रॉम अ डिफरेंट पुलिस स्टेशन. आई ब्रॉट देम ऑल कि आई सेड दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू वर्क आउट एंड लेट्स स्टार्ट. एंड वी हैड वेरी लिटिल टू वर्क विथ, एंड बिलीव मी, फॉर 10 days I was sitting there in that police station. Morning 9 o'clock I used to reach there, interrogated people, worked out on, उस टाइम scientific evidence collection भी इतना नहीं था, technical evidence nearly zero था, इनफैक्ट नो फोन्स वर यूज, तो कोई उससे कोई बहुत लाभ भी नहीं मिल रहा था. जितना भी रूडिमेंट्री टाइप की टेक्नोलॉजी उस टाइम अवेलेबल थी, उससे हम लोगों ने उसको भी एक्सप्लोर करने का कोशिश किया, बट वी कुडंट फाइंड एनीथिंग. और तो हम लोग सुबह से शुरू करते थे, वी यूज्ड टू सिलेक्ट एरिया, एंड इट वाज लाइक सिंस वी हैव नथिंग तो वी विल सर्च फॉर एवरीथिंग. तो हमने उस पूरे एरिया के आसपास 10 days हमने कौन कौन रहता है, क्या रहता है, क्या होता है. बिलीव मी, इन 10 days ऑफ दैट, मतलब मेरा रात को 10, 11, 12, 1 बजता था. आई यूज्ड टू कम होम इन द मॉर्निंग अगेन, आई यूज्ड टू गो टू 8 o'clock. बीच में जितना काम होता था वो चाहे वहीं कर लेता था या कुछ और कर लेता था, कागज मंगा लेता था. करेक्ट. 10 दिन बाद आई एम वेरी श्योर, एंड आई स्टिल रिकलेक्ट एवरी स्मॉल डिटेल ऑफ दैट एरिया, कि मुझे उस एरिया के हर आदमी के बारे में, हर रहने वाले के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी जितनी उनके पड़ोसी, मे बी उनके पेरेंट्स या किसी को भी नहीं थी. We knew so many failed businesses, failed affairs, fructable love affairs, business deals, किसका किसके साथ झगड़ा, सब कुछ पता लग गया था. बट द मेन थिंग, हमारा जो मर्डर था वो अभी इट वाज स्टिल वर्कड ऑन. एंड देन फाइनली वी गॉट अ स्मॉल क्लू, छोटा सा एक क्लू मिला हमको. देन वो कहीं से पास के एक डिस्ट्रिक्ट में कभी कुछ हुआ था, उससे मिला. उससे हम सडनली वी गॉट वेरी एक्साइटेड. दैट नाइट आई डिडंट गो, वी वर्कड ऑन, कुछ हो जाए, मिल जाए. वी स्टार्टेड गेटिंग सम पीसेस ऑफ द पजल, एंड फाइनली करते करते वी गॉट होल्ड ऑफ 6 people who had actually done it. They were very young boys, some to the extent of age of 14, who did when they first committed the crime 5 years back. Unbelievable. तो वो सारे 6 मर्डर जो थे वो सारे ट्रेस हुए, और उनसे हम लोगों ने रिकवर जब सामान किया, तो बिलीव मी, मतलब इट इज सो इंटरेस्टिंग एंड सैड एट द सेम टाइम, कि उनमें से एक के घर में जो सेकेंड, जो एक जैन कपल का मर्डर था, उस कपल के मर्डर में, जब मर्डर में से वहाँ एक मिक्सर ग्राइंडर इन लोगों ने चुराया था, वो मिक्सर ग्राइंडर उसके घर में उस समय भी यूज हो रहा था. The inspector who did the FIR in the 2-year-old murder was smart. तो उसने उस मिक्सर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि इसमें ये स्टिकर लगा है, इसमें ये निशान लगा है, ये है, वो उसने लिखे थे, एंड वी कुड फाइंड दोस द सेम वे. सच अ, जिसको कहते हैं कि एक हार्टफुलनेस वाला एविडेंस था, कि हमने कहा अरे, आई मीन वी कुडंट गेट अ बेटर एविडेंस. एग्जैक्टली. और फिर हमने मतलब वो पकड़ा. आई केम होम एंड आई वाज लाइक वेरी सेटिस्फाइड. उसके बाद हम लोगों ने कहा कोर्ट में भी ट्रायल करेंगे, कोर्ट में हम ट्राई करेंगे और इनको सजा दिलवाएंगे. दैट इज अ सेकेंडरी मैटर, कि उसमें 3 प्रकरण थे, उन तीनों में दे ऑल ऑफ देम गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट, बट दे ऑल गॉट. नाउ द लास्ट पॉइंट व्हिच आई सेड वाज हाउ द पब्लिक रिएक्ट्स व्हेन दे वर कॉट.
there are always the doubting Thomases everywhere. So one of the journalists came and said कि सर लग रहा है ये तो ठीक नहीं है, ये तो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं. After 7 days of relentless labor, if somebody asked you that, I should not have answered it that way what I answered, but I was also very young at that time. तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा भाई, the only way you can see how and what they have done is that maybe you can spend a night together with them. So he was like कि नहीं सर ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक ही है. तो and so when we put them in the jail and जब medical ले जा रहे थे तो many people from that place came to us and said कि सर आप लोगों ने इस जगह पे 5 साल से जो अभिशाप था जिसके कारण लोग डरते थे रात को, वो आपने यहाँ से हटा दिया है, तो आपका हम लोग सम्मान करना चाहते हैं. जी जी. तो आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, द पीपल आर रियली वेरी हैप्पी. तो मैंने कहा देखो यार, सम्मान वगैरह ये सब जो होता है, दे आर वेरी colored things. कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, this is always a question about it. Political affinities के issues आते हैं, तो I am generally not at all very encouraging about such things, and I generally desist from any such public thing. This is my work, this is my professional work, this is what I am paid for, and giving relief to people is one of the foremost duties of a police organization, and that is what we have done. So there is nothing extraordinary about it, except that by God's grace we were successful and because of the hard work of our team. So they said no sir, we will just do it very informally, you just come. So since my team was very I mean, I wanted the team to be like very well applauded and all, so I said okay, let's do one thing, we will not have any program like structure. I'll come on a normal visit to the area and I'll sit in the rest house, I'll come and sit in the rest house, and whoever want to meet me, they can come, and nothing more than that. No garlands, nothing at all. So I said okay, fine. They said yes, that is good enough. So I said okay. So that day I went there, and I thought चलो okay, I'll go to the rest house, have a cup of tea, and maybe 2-4 से 10 आ जाएंगे तो 2-4 लोगों से मिलूंगा, and then I'll go and move on. तो उनका भी बात हो जाएगा, मेरा भी बात हो जाएगा. You can't believe that day when I went there. It was as if the whole town, it's a reasonable good town, whole town had come. Whoa. When I went there, मैंने कहा what's going on, कोई हुआ है? बोले no sir, they all come for meeting you. I said for meeting me, इतने सारे लोग. तो I scolded the team. मैंने तुम लोग यार क्या चक्कर में पड़े हुए हो और फालतू का इतना तमाशा. बोले सर हमने किसी को कुछ नहीं बोला. We just told the person who asked us कि साहब कितनी बजे आएंगे, तो हमने कहा इतनी बजे आएंगे. And उस दिन फिर उस भीड़ में जब मैं देख रहा था, I met, because I knew many people there. There was a person जिसको मैंने जिले से एक्स्ट्राडाइट किया था और उसके ब्रदर का NSA किया था. जी. उनका जो तीसरा भाई था, जो पॉलिटिकल बिगविग था वहाँ का, मतलब पोस्ट पे नहीं था बट पॉलिटिकल बिगविग था, he was also there. तो मैंने उससे कहा यार अपनी तो इतनी लड़ाई हुई पिछले 6 महीने में, तुमने जो अपने भाई को, तुम्हारे भाई को मैंने बंद किया और तुमने कहा सर ये तो अब ठीक नहीं है, हम आपको बिल्कुल तकलीफ हो जाएगी और ये और वो. तो व्हाट ही सेड देखो सर, वो मेरा व्यक्तिगत मामला था, मैं हमेशा उसके लिए आपसे लड़ता रहूँगा, कोर्ट में भी लड़ूंगा, प्रेस में भी लड़ूंगा, बट ये काम ऐसा है जिसमें मैं भी पब्लिक में रहता हूँ, तो इस काम में मैं नहीं आऊँगा तो ना मेरे पॉलिटिकल के लिए अच्छा है, ना मेरे पर्सनल के लिए अच्छा है. तो देन आई रियलाइज कि जो हम लोग बात करते हैं कई बार कि इमेज बनाना, इमेज बिठाना, ऐसे बना दो वैसे बिठा दो, इफ यू रियली वर्क टू द स्पिरिट what is expected of you, then you don't need any publicity blitzkrieg, no Wonderful. media tools, no Twitters, Wonderful. no Facebooks. It's real work. And it's योगेश real जी, मैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से और पूरी सोसाइटी की तरफ से आपको एक्सक्यूज मी, थोड़ा कोविड से उठा हूं तो कफ एंड कोल्ड चल ही रहा है, आपको और आपके जैसे सभी आईपीएस ऑफिसर्स को बधाई देता हूं, सैल्यूट करता हूं और आपके लिए अपलॉड करता हूं, क्योंकि ये सत्य है कि समाज में आज अगर हम शांति से सो पा रहे हैं तो उसके पीछे ये जो इनविजिबल मेहनत आप लोगों की जाती है, जो हमें कभी दिखती भी नहीं है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपराधियों के मन में डर बिठाने का. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इस समाज को जिंदा रखा हुआ, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. सो थैंक यू वेरी मच. ये आप लाइफ चेंजिंग एक एग्जाम्पल आपने दिया है.
एंड आई एम श्योर यंग लोगों को बहुत समझ में आएगा कि एक आईपीएस ऑफिसर की लाइफ में ग्लैमर के अलावा ये कितने बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ अब थोड़ा सा बड़ा गंभीर चर्चा हो गई, अब थोड़ा सा लाइट सवाल पूछ लूं। एक बड़ा पॉपुलर सीरियल है क्राइम पेट्रोल। तो क्राइम पेट्रोल की पुलिस में और भारत की पुलिस में कितनी समानताएं हैं और कितना अंतर है? देखिए, किसी भी चीज को टीवी सीरियल बनाने में, फिल्म बनाने में, किताब लिखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई बार उसमें थोड़ा एग्जैगरेशन करना पड़ता है। एक कंसेप्ट होता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। जी वो चीजें थोड़ी डालनी पड़ती है जिससे कि वो चीज एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ सके। रियल लाइफ जी में कई बार चीजें बड़ी नॉन नेचुरल चलती हैं, रादर नेचुरल चलती हैं, जिससे वो उस तरह से कई बार बैठ नहीं सकती जिनकी स्टोरी पूरी तरह से डेपिक्ट हो जाए। बट करेक्ट। कई बार आप देखते हैं, कई बार उन चीज़ों को चूंकि आपको वो चीज़ आधे घंटे में कंप्लीट करनी है, रियल लाइफ में सब चीज़ विद इन टाइम कंप्लीट नहीं होती है। आई स्टिल रिव्यू केसेस जो 10 साल पहले हुए थे जब मैं था। मैं अभी भी उनका ट्रैक रखता हूँ कि क्या कुछ हुआ, कुछ और पता लगा, नहीं पता लगा। कुछ चीज़ें होती है वो मिस्ट्रीज अनसॉल्व ही रहती है, जिसमें आपने कितना भी दम लगा लिया होता है, कितनी भी चीज़ें कर ली होती है। देर आर फ्यू केसेस इन माई लाइफ ऑल्सो विच आई रिमेंबर ऑल थ्रू आउट। नौकरी चलेगी तब तक याद करूँगा, बाद में भी याद करूँगा कि वो हमने बहुत एफर्ट लगाया, बट समवेयर समहाउ आवर एफर्ट्स डिड नॉट फ्रूक्टिफाई। तो उस हद तक ये होता है कि क्राइम पेट्रोल्स एंड ऑल, उसमें एक स्टोरी जिसका क्लोजर भी होना है, अच्छा क्लोजर होना है, जो सेल कर सके, पब्लिक को अच्छा लग सके और कई बार पब्लिक को मैसेज भी दे सके। उस हिसाब से वो लोग उसको चेंज करते हैं, बट उसमें कई सारी चीज़ें होती है वो सही बताते हैं आपकी। कई बार जो इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स बताते हैं उसमें, जी कई जी बार जो ह्यूमेंट, जिसको हम ह्यूमेंट बोलते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो आज भी इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल टेक्निकल प्रोग्रेस, आई स्टिल बिलीव, मैं हमेशा बोलता हूँ, यंग ऑफिसर्स को भी हमेशा बोलता हूँ कि आप प्लेन टेक्निकल एविडेंस पे ही वर्क नहीं कर सकते। ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन इज स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट tools and more successful for your detection of crimes. वो तो हम अमेरिका लोग ने अफगानिस्तान में एक्सपीरियंस कर ही लिया। हम लोग सिर्फ एक चीज़ है, बिकॉज टेक्निकल इंटेलिजेंस में मेहनत कम लगती है, कंप्यूटर मेहनत करता है और टाइम कम लगता है कई बार रिजल्ट में, तो सबको बड़ा जो है ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लगता है। बट ह्यूमन इंटेलिजेंस विच टेक्स वेरी मच टाइम, इट टेक्स very very long effort. Many times the efforts are completely, I mean, जिसको कह सकते हो आप कि उनका कोई फायदा नहीं होता है। जी बट जब ह्यूमन स्टैब्लिश होता है तो जो आपके रिजल्ट्स आते हैं, जो बोनांजा होता है, चाहे वो कम्युनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हो, चाहे क्राइम हो, इट इज अनमैचेबल। एवरी सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर यू विल एवर मीट, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप देखेंगे कि वो सिर्फ टेक्निकल उस पर वर्क कभी नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, He will बहुत बढ़िया। always rely on human intelligence equally. Technical intelligence is a very good supplement, but it can never be a substitute. वंडरफुल इंसाइट। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा गंभीर रहेगा। हाउ सक्सेसफुल हैव द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया बीन एवर सिंस सरदार पटेल कंसेप्चुअलाइज कि भाई ठीक है, ब्रिटिशर्स का बनाया सिस्टम लेकर इंडियनाइज करते हैं और स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बनाते हैं। 1950 से आज 2022 तक अगर हम पूरी सिविल सर्विसेज के परफॉर्मेंस की बात करें, सभी सर्विसेज, स्टेट, यूनियन, ऑल इंडिया वगैरह, क्या अचीवमेंट्स रही हैं, क्या फेलियर्स रही हैं, बेसिकली हिट्स एंड मिसेस ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया? ये एक बहुत ही मतलब लाइक बड़ा मल्टीपल आंसर वाला, एकांतवाद टाइप वाला ये जो क्वेश्चन है, अनेकांतवाद वाला, बिकॉज यू नो, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन everybody's expectations, depending on everybody's results what they obtained on interaction with the government, इसका ओपिनियन बहुत ज़्यादा वेरीड होता है। इवन मेरा भी, despite being a civil servant myself for 25 years, I will also have a lot of subjectivity in my view. तो इसमें कोई भी एब्सोल्यूट मुझे नहीं लगता कि मत देना संभव होगा कि, और टू क्लासीफाई इट वेरी
कंपार्टमेंटली इन कि इन्होंने अच्छा किया या इन्होंने ख़राब किया या इन्होंने कुछ नहीं किया या इन्होंने बहुत कुछ किया. But just to give you a fair objective some points on how effective or how ineffective, how useful or how useless the services have been since their journey of growth and planning. Uh, you know, when the India was independent in 1947, it has suffered from a long extent of foreign rule, as well as a lot of money being totally looted from here, not being given anything in return. A very oddly skewed business model, you can say, in the corporate terms. So we had a very poor state of affairs, especially जी, for the masses. You know, there are always, things are different. Things may be different for a big industrialist, things may be different for a politician, things may be different for a businessman, things may be different for the working class, things may be different for a landless labor, things may be different for somebody who has nothing. जी, So in mostly on the downtrodden, the poor, the weak, the situations were not very good throughout India. जी, When finally we saw the sunshine of independence upon us. So the civil services had a background during the British rule. They had their rules, they had their dictum, they had their service manuals, what to do, how to implement the rules, how to implement the justice, how to take a measure of revenue, earnings, and all. So we inherited that. The new government, the new founders, they tried to Indianize the Indian civil services into IAS, IPS, IFS, central services, and जी, similarly the states. So the point is, over these years, if you go, we cannot say कि again as I said कि हम लोगों ने बिल्कुल absolutely जो है वो सिविल सर्विसेज ने पता नहीं क्या कर देते अगर कोई और होता तो. आई थिंक वी कैन reasonably congratulate the services for a lot of deliveries of governance which they have incorporated over here. You know, systems may, in the case of delivery of service, what was imparted in the constitution of the civil services, we are suffering from a lot of other factors which are beyond the control of the civil service. जी, 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 You have a delivery system, like let's take a small example. There is a small pond which we are going to have to clean up. It's a जी, small village. हमारे विलेज के जो हमारे लोकल गवर्नमेंट फंक्शनरी है, उन्होंने कहा कि इस तालाब को हमें साफ करना है. अब इस तालाब को साफ करना है, अब मुझे तालाब को साफ करना है. तो तालाब पे भाई इतना सूएज आ जाता है, कुछ छोटी मोटी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाता है, कुछ और आ जाता है. हम लोग उसके हिसाब से नॉर्मल प्रोसेस अपन एक कॉमन लेमैन की तरह प्रोसेस करेंगे कि हमको ये करना है, कि हमको असेस करना है कितना इसमें पॉल्यूटेंट आता है, कितना आता है, हमको क्लीनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको करेक्ट, किस कैपेसिटी का एसटीपी लगाना पड़ेगा, एफ्लुएंट को कैसे करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा. ये करते करते तो हमने बनाया कि हमारे पास एक्स यूनिट का पॉल्यूटेंट आता है, उसके लिए हमको वाई यूनिट का एसटीपी लगाना पड़ेगा और जेड लेवल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. ये हमने प्लान बनाया, हम लोगों ने प्लान दिया, उसके लिए हमने वर्क्स के ऑपरेशन किया, टेंडर दिया, बनाना, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ. बाय द टाइम वो जब कंस्ट्रक्शन हो गया, तब हम रियलाइज करेंगे कि पॉल्यूटेंट एक्स की जगह x+10 हो गया है. एफ्लुएंट जो है वो 2y हो गया है. और तो कॉस्ट जो है वो z प्लस ज़्यादा हो गया है. तो कई करेक्ट, बार हम लोगों के सिस्टम्स डिलीवरी के बिकॉज ऑफ टाइम लैग ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, वो चीज़ें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बेकार हो गई और यूजलेस हो गई, ख़राब बन गई. वैसे ही सारी पुलिस का देखें कि मुझे अगर करना है, मुझे इतने आदमियों के साथ करना है, बाय द टाइम हमारा काम शुरू होता है, एक नया टाइप का क्राइम आ जाता है, एक नया टाइप का लॉ एंड ऑर्डर बन जाता है, कोई नया मेला शुरू हो जाता है वहाँ पर, कोई नया एक मूवमेंट चालू हो जाता है जिसके कारण लोग आते हैं, तो आपका सारा सिस्टम प्लान जो होता है वो हेवायर हो जाता है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें ये है
कि हमारे यहाँ जो डिलीवर होता है, जो सिस्टम में सक्सेस हो जाते हैं, जो डिलीवरीज हो जाती हैं जी, वो दे डू नॉट मेक वेरी गुड न्यूज़ फॉर मोस्ट। वो अपोजिशन के लिए कभी गुड न्यूज़ नहीं होती। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका सिस्टम पूरा हाउ टू सेल मोर, हाउ टू गेट मोर मार्केटिंग, उसका भी कोई काम नहीं होता। तो जी, हमारे जी, बहुत सारे जो गुड वर्क्स होंगे, जो सिविल सर्विसेज करती हैं, जो वेरियस सर्विसेज करती हैं, बहुत बहुत सब ने, मतलब लाइक इफ यू स्टार्ट लुकिंग इट वुड बी रन इनटू टोम्स एंड रीम्स ऑफ पेपर जो अच्छे जी। काम हुए। हम्म, होता हम्म, ये है कि जब जो भी अच्छा काम हो जाए, जैसे मैं अपने पुलिस का बोल, बहुत सारे अच्छे काम जो पुलिस में होते हैं वो इसलिए न्यूज़ में नहीं आ सकते बिकॉज जो बुरा काम रोका है उसने वो हुआ ही नहीं। हम्म, Like if I prevent a डकैती, it will never make a news or rather never be in the news because the डकैती has never happened. जी, तो जितना प्रिवेंटिव पार्ट होता है, that preventive part always goes unheard, or करेक्ट, बट इट इज rather इक्वली इम्पोर्टेंट। it would be just relegated to a very small 10th पेज 12th पेज। और जहाँ कुछ खराब होता है किसी भी जगह पर, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फ्रंट में, किसी भी सिस्टम, देयर आर ह्यूज सिस्टम्स, ह्यूज मैकेनिज्म्स, सो मेनी नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, so many number of beneficiaries. So there are bound to happen things which will be incidents, accidents and malified acts. तो होता ये है कि उनको फिर इतनी प्रोमिनेंस मिल जाती है तो हमारा जनरल परसेप्शन ये बन जाता है कि सिस्टम तो खराब है, सब कुछ सड़ा हुआ है, सब कुछ बर्बाद है। ऐसा अगर होता, सब कुछ खराब होता, सब कुछ होता, तो वी वुड नॉट हैव सीन सो मच प्रोग्रेस इन सो मेनी एग्जैक्टली, फील्ड्स। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब एक पर्सनल सवाल, थोड़ा एग्जाम्स की तरफ आते हैं, एग्जाम्स की तैयारी की तरफ आते हैं। ऐसा कहते हैं कि आपकी रीडिंग की हैबिट्स बचपन से ही बड़ी जबरदस्त रही हैं। यू हैव बीन अ वोरेशियस रीडर and you have read hundreds upon hundreds of books, not of your school and college syllabus, general books, fiction, non-fiction. Excuse me. ये आपको इतनी प्यारी आदत, ये वोरेशियस रीडिंग की कहां से लगी और इसका आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी पर कितना असर पड़ा, ये थोड़ा सभी जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। मैं कन्फेस करूंगा, जब आप क्वेश्चन पूछते हो और बात करते हो तो मैं आपके पीछे जो किताबें लगी हुई उसमें ढूंढ रहा था कौन कौन सी किताब क्या मैंने पढ़ी है नहीं पढ़ी है। तो या आई मीन आई वाज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। माय पेरेंट्स वर लाइक वेरी encouraging for my reading habits. हम लोग उस जमाने पे ई रीडर और उस जनरेशन में नहीं थे, वहाँ सिर्फ पेपर बुक्स थी, वो भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। I for one who was always scouring for books anywhere, चाहे स्कूल की लाइब्रेरी हो उसको ख़त्म कर लेता था। तो जिनके दोस्तों के, आई स्टिल रिमेंबर, उस दोस्त की मदर को आज तक नहीं मालूम हो, मेरा एक क्लासमेट था, मैं उसके घर जाता था, हम दोनों साथ में खेला करते थे, तो मैं उसके घर जाता था, मेरे घर के पास ही रहता था। उससे मैं कहता था यार किताबें किताबें किताब। हिज मदर वॉज अ डॉक्टर। जी, तो उसने कहा यार वो मम्मी कॉलेज के ज़माने में पढ़ती थी, बहुत सारी किताबें वो उनकी रखी हुई हैं, हम तो कभी पढ़ते नहीं हैं, वो पढ़ी हुई हैं, पर पता नहीं है वो अपने है नहीं है। तो मैंने उसकी मम्मी की शेल्फ जो थी वो एक शेल्फ में रखी हुई थी, पीछे उनके शेल्फ में किताबें जमी हुई थी, और मैंने करीब साल भर में उसकी मम्मी की शेल्फ में जितनी भी किताबें थी वो सारी पढ़ ली। उसकी मम्मी को कोई पता भी नहीं था, मैं एक किताब लेता था, फिर एक किताब वापस देता था, दूसरी लेता था। तो उस टाइम ऐसा वो था पढ़ने का शौक, दैट कंटिन्यू टिल आई वेंट इनटू सीरियस स्टडीज़। जब लगा कि पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पास होना मुश्किल होगा, तो वो मैं कंटिन्यू करता था। जब टीवी और बाद में स्पेशली जब OTT आया तो this reading habit has taken a big hit, but still I have switched from paper books to e-books now because they are more convenient to me. They provide a vocabulary help also. When I travel even to my office, तो मैं उसमें 2-4 पेज पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज जब टाइम मिल जाए तब पढ़ लो। एंड एज यू सेड, रीडिंग इज वन हैबिट। आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन अ वेरी ब्यूटीफुल कोट। मैं बहुत याद प्लीज। करता हूँ कोट को। जी, जी, अगर जो आपके बच्चे होंगे ये सब, इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स जरूर देखा होगा। जी, गेम ऑफ थ्रोन्स में जो एक सबसे हेटेड एंड लव्ड कैरेक्टर है टिरियन, ही सेज अ लाइन, जो लाइन और भी लोगों ने कही, बट ही सेज अ लाइन, अ रीडर हैज 1000 लाइव्स, अ नॉन रीडर हैज वन। एक्सीलेंट, So that completely demonstrates what reading will do to you. When you एब्सोल्युटली, read something, ब्यूटीफुल। you just transcendent yourself without any effort into that world,
and you live that world, then you put down that book, you come back to the other world, then you pick another book. जो पीछे आपके पीछे वो जैक वाली बुक दिख रही है, जब आप वो पढ़ोगे तो आपको जैक याद आने लगेगा। जब आप वैसे अर्ली मैं आपको इकोनॉमी एक अंदर पढ़ोगे, की खुफिया बात बता दूं, आप प्लीज किसी को बताइएगा मत। ये किताबें इंप्रेशन जमाने के लिए लगाई गई हैं, ये मैंने पढ़ी नहीं है, आप प्लीज बताइएगा मत किसी को। मुझे पता है आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, so that is something which I know very well. तो सभी स्टूडेंट्स को एक बड़ा मैसेज तो आज मिला है कि रीडिंग मेक्स अ मैन, देयर इज नो डाउट। आप इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग करें या हार्ड कॉपी करें, और एमबीए एस्पायरेंट्स हों, सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हों, प्रोफेशनल मैनेजर्स हों, रीडिंग की हैबिट को डेवलप करें, ये बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स पर आते हैं। आपने काफी साल पहले वो एग्जाम दी थी, उसका फॉर्मेट भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया, लेकिन बेसिक ट्रेड्स तो वही रहते हैं। तो अब आप सारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, लिसनर्स को ये बताइए, कैसे की जाए सिविल सर्विसेज की रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी, कैसे हो सफल और कैसे बने इतने बढ़िया अधिकारी, प्लीज। 3-4 अलग-अलग क्वेश्चंस हैं ये। कैसे बने बढ़िया अधिकारी, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो आदमी को खुद देखना पड़ेगा बाद में। जी वो जी अपन जब सिलेक्टेड लोगों की साथ बात करेंगे तो वो वाला टॉपिक। बट या जी प्रिपरेशन, यू आर वेरी राइट। जब हम लोगों ने दिया था, आई क्लियर द 1995 सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, करेक्ट। तो उस बात को जो है अब 27 साल हो गए हैं। ओवर द टाइम, द पैटर्न, द नंबर ऑफ पीपल, द टाइप ऑफ पीपल गिव, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। तो प्रिपरेशन का जो निटिग्रिटी है वो डेफिनेटली बदलता है, वो हर साल बदलता है। किस टाइप का पैटर्न होता है, किस टाइप के इश्यूज उस साल में होते हैं, वर्ल्ड ने उस साल क्या किया होता है, तो उससे भी पूरा सिविल सर्विसेज का बहुत ही डायनामिक टाइप का एग्जाम पैटर्न है, which will changes according to the circumstances, according to the conditions, according to the happenings. But बेसिक चीज़ें जो अब इम्पॉर्टेंट है, आई जस्ट ट्राई टू इनलिस्ट सम ऑफ देम विच कम टू माई माइंड। नंबर 1, हमारे टाइम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम आपका सब्जेक्ट के एबिलिटी का बहुत लाभ देता था कि आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हो, या आप जो पढ़े हुए हो ग्रेजुएशन में, अगर आप उसमें बहुत अच्छे हो तो उसका आपको एक बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज उस टाइम मिलता था। मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, हम जैसे लोग जो मैथ्स फिजिक्स में जैसे बहुत अच्छे थे, तो दे कुड गेट थ्रू मोर इजीली, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स बहुत अच्छा है तो आपको उसमें आप उसमें, ऑल्दो मेरा जनरल स्टडीज़ भी अच्छा था, बट मैथ्स फिजिक्स अच्छा होने का एडवांटेज ही मिलता है, यू स्कोर मोर एट दिस एग्जाम, जिसमें ज़्यादा स्कोर करना इज ऑलवेज एडवांटेज, तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है। ओवर द ईयर्स दे हैव ट्राइड टू level the pattern to more equitable and more egalitarian. Up they have removed the 2 options, now there is only 1 option now. They have much more increased the share of general papers over the optional. हमारे टाइम वो बहुत ज़्यादा ऑप्शनल की साइड था। तो अब जो है, एंड अब हाउ आई सी द करेंट, आई डू नॉट वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट कि किस टाइप का पेपर आता है, क्या आता है, बट आई कांट हेल्प बट इंटरेक्ट विद यंग पीपल बिकॉज दैट मेक्स यू फील यंग ऑल्सो। तो वो मैं करता हूँ, और जब अपने यंग ऑफिसर्स से मिलता हूँ, दूसरे यंग लोगों से मिलता हूँ, जनरली एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से और थोड़ा सा अपने एकेडमिक स्टिमुलेशन के हिसाब से मैं पूछता हूँ किस टाइप का है, क्या है, आप क्या है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल थिंग विच कम्स आउट now for civil services is that you have to be very good at your answer writing skills. This is a very single important point now which stands out in a preparation, good preparation, and then the result. Many people would have prepared equally well, equally deeply, equally with hard work, but the person who writes the answers in a more succinct manner, more concise manner, more enriched manner, more readable manner, dense with facts but not theoretical, he is definitely going to score higher in the exams. तो क्या आप यहाँ पे थोड़े से टिप्स देंगे? सॉरी मैं थोड़ा बीच में आ रहा हूँ। क्या आप थोड़े से टिप्स देंगे बेहतर आंसर कैसे लिखे जाए? हाउ टू बी अ गुड आंसर राइटर? देखिए, राइटिंग स्किल्स अच्छी होने के लिए you need to have some skills which everybody can develop. First is obviously
कि आपका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज से कमांड डज नॉट एक्चुअली मीन कि आप बहुत बड़े बड़े जो रोटोमोंटेड टाइप के वर्ड्स लिखें और याद करें, बट आपको ग्रामर, बेसिक एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, कहाँ प्लूरल, कहाँ सिंगल, कहाँ कैपिटल, कहाँ, ये जो बेसिक है कि एक लैंग्वेज में जो एनामोलस और इनकॉन्ग्रुअस नहीं दिखे वो जी आना चाहिए। तो आप जी अपनी हिंदी में लिखते हो पेपर, आप इंग्लिश में लिखते हो पेपर, आपका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। यू मे नो वेरी मच, बट इफ यू कांट राइट, इफ यू डोंट हैव द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इट, वो मुश्किल पड़ेगा। तो यू हैव टू डेवलप योर लैंग्वेज। आप रिटन लैंग्वेज, स्पीकिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग हियर ऑफ रिटन लैंग्वेज। तो आपको करेक्ट रिटन करेक्ट लैंग्वेज करेक्ट डेवलप करना इज द फर्स्ट स्टेप, नंबर वन। नंबर टू, आंसर को डेप्थ देने के लिए, आंसर को सकिंगनेस देने के लिए, आंसर को कॉन्साइज बनाने के लिए जी यू नीड टू हैव फैक्ट्स। बिकॉज फैक्ट्स जी नहीं होगा, आप गार्बेज लिखोगे, गार्बेज लिखोगे आप 1000 शब्द में पूरा कचरा ही भर दोगे जिसका 10 लाइन का भी मतलब नहीं है। तो देन दैट मीन्स यू हैव टू हैव नॉलेज इन डेप्थ। नॉलेज इन डेप्थ के लिए मतलब आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें होने से मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि देर आर वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। बहुत सारे लोग जिनकी स्पीकिंग एबिलिटी जो है उतनी अच्छी नहीं होती, because it's again, speaking is dependent on how much you get a chance to speak, how much you speak, how long you speak. But written, I have seen many people who cannot speak English well, but they can write English well, because जब आप लिखते हो तो आपके वो जो रेगुलर इम्पेयरमेंट जो स्पोकन इंग्लिश में होते हैं, नेमली कि आपको प्रोनाउंसिएशंस या आपको वर्ड्स या वो आपको कई बार उतना कॉन्फ्लिक्ट रिटर्न में नहीं करते। if you know your facts well, you can always try to write them in a very simple language also. लैंग्वेज की कभी भी जो है कॉम्प्लेक्सिटी या लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा जटिलता आपको कहीं फ़ायदा नहीं देती। बहुत मोस्ट ऑफ बढ़िया। द पीपल will always prefer an R.K. Narayan to someone like who writes very complex English, because शायद इसीलिए जिस कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल भी कहते हैं। जिसमें आपका मीनिंग बहुत ही क्लियरली आ जाए, सही तरीके से आ जाए, उसमें ग्रामेटिक, बिकॉज अच्छा अगर पेपर देखने वाला होगा और उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर एकदम से शाइन करेंगी तो डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर मार्क्स। तो वो बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक आना चाहिए, और आपको चूंकि पढ़ा है आपने, आपको अगर आपने अपने सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर किए हैं, आजकल बहुत सारे जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, इट्स इंडियन मतलब सिविल सर्विसेज है, तो आपको इंडिया के बारे में, इंडिया के एस्पेक्ट्स के बारे में डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू नो वेल एज कंपेयर टू अ लेमैन। तो आज हम ये देख रहे हैं कि भारत 2022 में है। आने वाले 10 से 20 साल बहुत सारे परिवर्तनों का एक दौर हो सकता है, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, जियोपॉलिटिकल की वजह से। एक 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल का लड़का या लड़की भारत का आज करियर बनाने निकलता है सिविल सर्विसेज में। What message will you have for the youngsters who are listening to you? And that message can include anything and everything. ना देखिए, there are some aspects which is very important. They might not sound very encouraging, but they are very important. मैंने रियलाइज किया है सिविल सर्विसेज इज अ बिग बैटल. It's involves a lot of tough compromises, sacrifices, hard work and lot of hard burn. तो जिसको कहते हैं कि वो एक मतलब इट्स लाइक देयर माइट बी मेनी बैटल्स विच यू मे लूज, बट इट इज़ द वॉर विच मैटर्स. तो इट्स अ बिग वॉर जिसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी बैटल्स लगातार लड़नी पड़ेगी, अपने आप से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पीयर्स से, सक्सेसफुल कैंडिडेट से, आपके दोस्तों में जो सक्सेसफुल हो गए उनसे, मेंटल स्टेट से, फ्रस्ट्रेशन से. तो वो एक बहुत जिसको कहते हैं कि बड़ा जटिल, कठिन और मेहनत वाला युद्ध है. पर जैसा होता है कि जो सबसे अच्छी चीज़ जिसके लिए आप अगर संघर्ष करना चाहोगे वो सबसे ज़्यादा कठिन होगी. तो ये आपको आपके दिमाग में पहले, सबसे पहले मैं सबको बोलता हूँ, जो भी मुझसे बात करता है, जिस भी
पढ़ाई का, जिस भी ब्रांच का, जिस भी लेवल का, जिस भी क्लास का आदमी मुझसे बात करता है कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है या मैं सोच रहा हूँ, तो द फर्स्ट थिंग विच आई ऑलवेज सेज कि यार सिविल सर्विसेज एक परीक्षा ऐसी है जो आप केवल आपके अंदर से आप में ज़ील हो, आपके अंदर से आप में बहुत तीव्र उत्कंठा हो, यू हैव अ सीरियस पैशन दैट आई रियली वांट टू। मैं अभी उसमें बिल्कुल जा नहीं रहा हूँ कि आपको सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, वो बहुत जी ही जी जी अलग डिफरेंट इशू है। आपको जिस भी कारण से बनना हो, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि आपको क्यों बनना है, जी बट अगर आपको मन से है कि मुझे बनना है या मुझे देना है और मुझे देना है, इट इज मे बी सप्लीमेंटेड बट not at all originated by your parents, by your family, by your peers, by any inspiration you have. It has to करेक्ट। come from within you. अगर आपको अंदर से लगता है कि आपको देना है, तभी आप देंगे, तो आपको उस सारी चीज़ों को, जो अप्स एंड डाउन्स, जो साइन कर्व बनेगा आपका, उसको झेलने की क्षमता आएगी। आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में देंगे तो फाइनली किसी पॉइंट पे जाके आपका रिजॉल्व ब्रेक हो जाएगा और आप छोड़ देंगे, और छोड़ने के साथ ही उसका स्कार आप अपने साथ लेके जाएंगे फ्रस्ट्रेशन का कि अरे यार मैं टाइम वेस्ट किया, 1 साल बेकार किया, 6 महीने बेकार किया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बेकार किया। इट हैज़ नो एंड। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन यू, 1। नंबर 2, एज आई अर्लियर सेड, मेहनत। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आपको बहुत सारी स्टोरीज मैं भी सुना दूंगा, लोग भी सुना देंगे कि अरे यार उसने तो कुछ नहीं पढ़ा और उसका हो गया। बट पॉइंट ये है कि उस चीज़ पे आप अपनी ज़िंदगी के साल नहीं लगा सकते कि आप भी उसमें से हो। आप हो सकता है उसमें से हो, आप उसमें से नहीं हो तो क्या होगा। तो इसलिए जो आपकी कैलकुलेटेड रिस्क का प्रिंसिपल है, या जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ाने का सबसे इजी है, कि जी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू लीव नियरली एवरी अदर थिंग टू डेल्व इनटू इट। यहाँ एक थोड़ा बहुत सा ज़्यादा। ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, विल इट बी वर्थ इट पुटिंग इन सो मच एफर्ट? Again, as going back to my first point, कि if you really feel that you want to be, जब मैं अगर लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ संदीप, तो फिर देन एवरीथिंग इज वर्थ इट। बहुत दैट इज बढ़िया, व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, कि मैं कुछ चाहता हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बहुत दैट बढ़िया। इज द पॉइंट। दैट इज व्हाट आई सेड कि इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन यू। इट कैन नॉट बी एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जिस पे आप दोगे। अदरवाइज इतना एफर्ट लगाने में आपको किसी पॉइंट पे अगर छोटा सा भी फेलियर आएगा तो यू विल जस्ट कोलैप्स जी एंड जी शैटर, की जी खत्म। जो दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है वो इसको झेल जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू बिकॉज ऑफ दैट, नोबडी कैन जी से दैट। इवन द जी टॉपर डजंट नो दैट ही इज गोइंग टू गेट थ्रू दिस ईयर और नॉट। एंड इवन पीपल हु हैव सीन कि हमारा इतना बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा हो, दिस इज मिस इट बाय विस्कर बिकॉज ऑफ सो मेनी सब्जेक्टिव पैरामीटर्स इन दिस एग्जाम। 2, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हार्ड वर्क के साथ एक बहुत बड़ी कैच है। देयर इज अ हार्ड वर्क एंड देयर इज एन इफेक्टिव हार्ड वर्क। सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीवेयर एल्स। आप लोगों ने ग्रीक माइथोलॉजी में सिसिफस का नाम सुना होगा। सिसिफस पहाड़ पर पत्थर चढ़ाने जाता था रोज सुबह। वो पत्थर को लुढ़का 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 के ऊपर पहुंचता था और फिर नीचे आता, जब तक पत्थर पीछे 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 होकर फिर नीचे आ जाता था। तो वो 15 दिन तक करता रहा, पत्थर नीचे ही रहा। तो हमारी मेहनत ऐसी ना हो जिसका हमें कोई लाभ ना हो। उस चीज के लिए हमें क्या करना होगा? वी शुड बी अवेयर, वी शुड बी क्लियर एंड वी शुड बी कन्विंस्ड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज एन कंप्लीटली ओशन जिसमें आपको कुछ भी आ सकता है। तो आप पूरे ओशन बिल्कुल को सही नहीं बात पी है। सकते हो। तो यू हैव टू सिलेक्ट। आपको अपना हार्ड वर्क प्रिपरेशन के बाद शुरू करना है। सबसे पहला स्टेज है आपका प्रिपरेशन, आपका असेसमेंट, आपका लोगों से कलेक्शन, क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ है। आपके जो पीयर्स हैं उनसे आपका ये कि आप क्या कर सकते हो। यू हैव टू असेस व्हाट आर यू आर गुड एट, व्हाट यू आर बैड एट, व्हाट यू आर वेरी वीक एट, व्हाट यू आर स्ट्रॉन्ग एट। आपको क्या चीज़ लेने से फ़ायदा मिलेगा, क्या चीज़ लेने से नुकसान होगा। फर्स्ट। सेकेंड, व्हेन यू गेट इनटू क्लियरिटी कि आपने क्या कर लिया है, क्या पढ़ लिया है, अब क्लियर है मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट लेना है, ये करना है, देन यू हैव टू गेट इनटू व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। यू कैंट रीड एवरीथिंग। आप कोई भी उसमें से हम में से ऐसा केपेबल नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे और सब कुछ याद आ जाएगा और सब कुछ बराबर लिख देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। देन यू हैव टू सिलेक्ट
what is more important, what is less important, and you have to leave what is not important. अगर आप नहीं छोड़ने जाएंगे, ये स्कूल की एग्जाम नहीं है 5वीं 6वीं की कि मैंने पूरी किताब रट ली और मैं पूरी किताब लिखाऊंगा. It's not possible. How to See, handle failure in these exams? मैं आ रहा हूँ इसमें. For one has to realize the most important lesson when you give civil services. You have to be ready. मतलब जो सिंपल सी एक बहुत ही क्लीशेड लाइन है कि you have to hope for the best and be prepared for the worst of the worst. जी. इस एग्जाम में कभी भी कोई भी कहीं भी, मैं इतने साल हो गए, इतने सालों से मिलता हूँ, अपने बैच में लोगों से मिला हूँ, देखा है, टॉपर्स को देखा है, फेलियर्स को देखा है, इसमें कभी भी कहीं से ये क्राइटेरिया दे पाना बड़ा संभव है नहीं कि ये तो हो ही जाएगा और ये नहीं होगा. आई हैव सीन सो मेनी ब्रिलियंट माइंड्स फेल, and frankly I will admit I have seen many duffers get through very easily, but जी. that is how things work. There are so many factors, so many parameters, so much subjectivity. तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आप लोगों को जिसको देने की इच्छा है उसको सोचना है. 1, how much time of my life I am ready to devote to this. 2, it can be 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 10 years. आपकी इच्छा है और आपकी मेहनत है, आपका ज़ील है, आपकी श्रद्धा है. Number 2, you have to be very ready for a condition, a situation, a circumstances जिनमें कि आपका नहीं हो पाएगा. You have to think of that, you have to prepare for that, and you have to mentally be ready for that situation. आप सोचो कि मैं सब लगा दूंगा और बस होना ही है और हो ही जाऊंगा, और फिर जब नहीं होगा सडनली आप खड़े हुए हो कि अब मैं क्या करूंगा. You have to keep at the back of your mind while you start कि मैं क्या क्या करूंगा, क्या मैं तैयार हूँ, मैं देता ही जाऊंगा, मुझे कुछ भी मिल जाए, नीचे की मिल जाए, कहीं से मिल जाए, मैं करूंगा. भाई आपका अगर वो प्रिंसिपल है तो आप उसके हिसाब से करो, फिर रेडी रहो. कुछ का है, जैसे मेरा था, जस्ट आस्क यू पर्सनल, मेरा था कि मैं 2 साल दूंगा. आई हैड सेड कि आई विल डिवोट माई 3.5 years फॉर दिस एग्जाम. मैं 2 साल दूंगा, मेरा हो जाएगा, आई वुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉन्ट इट. नहीं होगा पर मैं उसमें लटकूंगा नहीं कि अभी नहीं हुआ, जरा से रह गया फिर दे दूँ, जरा से रह गया फिर दे दूँ. जरा से रहना और बहुत ज़्यादा से रहना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. रहना और होना इज इम्पोर्टेंट. यू हैव टू सेट अ टाइम लिमिट फॉर एवरीथिंग. लाइफ इज अबाउट सो मेनी थिंग्स. लाइफ इज अबाउट सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स. कोई भी चीज़ वन एंड ऑल नहीं है. किसी को लगता होगा कि ये द एंड है, नहीं है. यू कैन बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दैट इज नॉट द एंड. You can be the brightest civil servant in the world, that is not the end. You can be the best politician in the world, that is not the end. It's just a part of your big life. तो आपको उसी मानसिकता से, उसी माइंडसेट से, उसी मेंटालिटी से एक सीजन्ड योद्धा की तरह मैदान में उतरना पड़ेगा. रेडी टू टेक द बैटल स्कार्स एंड रेडी फॉर द इवेंचुअलिटी ऑफ योर फेलियर और डेथ हियर मीनिंग अनसक्सेस. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज this is more about your IQ than and EQ. आपका अगर बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने संदीप के पीछे जितनी किताबें सब पढ़ ली, आपने जितनी कोर्स में किताबें हैं सब पढ़ ली, आपने जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इनसाइट, सृष्टि, जहाँ है उनसे जो मटेरियल सब रट डाला और आपने कहा मैं तो एग्जाम में सब कुछ ढोल के आ गया हूँ और मैं तो सिलेक्टेड हूँ. पता लगा आपका तो प्री में ही बाहर हो गए, क्या करोगे. तो पॉइंट इज यू हैव there are so many things operating at the same time. आप भाई let's to give you an example. मैं एक छोटी सी बात लूँ. 10 आदमी परीक्षा दे रहे हैं, मैं एक मैथ्स का पेपर दे रहा हूँ 10 आदमियों के साथ. पता लगा वो 9 सब आइंस्टीनियन ब्रेन वाले हैं, तो मैं तो कितना भी अच्छा हूँ, मैं हमेशा डब्बा ही रहूँगा उसमें. तो ये भी एक फैक्टर है भाई, कौन से टाइम कौन लोग कौन सी एग्जाम दे रहे हैं. तो इतने सारे फैक्टर्स हैं कि उसमें आप जाने से कोई फायदा नहीं है. इट्स अ वेरी यूजलेस एक्सरसाइज. बेस्ट है सिंपल, फुल एफर्ट लगाना है, फुल प्रिपेयर करना है, इंटेलिजेंटली प्लान करना है, फुल प्रिपेयर करना है, जम के एग्ज़ाम देना है. सिलेक्शन हो जाए बहुत खुश रहना है, नहीं सिलेक्ट हो जाए आगे बढ़ना है. इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम जब दी थी और वो लंदन में जाके इंडियन सिविल सर्विस का इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू लंदन में होता था, अंग्रेज लोग लेते थे. उस अंग्रेज ने कहा कि भाई आप तो आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गेट थ्रू मिस्टर, you are not going to get in this exam. So what will you do if you don't get into the civil services? He said, I am not bothered. If I get into it, very good. But if I don't get into it, maybe something better is waiting for me. And he went on to become the prime minister of this country. So, wonderful. तो इसलिए the most important lesson to learn in this exam is कि आप जो है अपना करें.
एंड मोस्ट लास्ट में एक छोटा पॉइंट इसी के साथ, अपने आप को देखें. द पॉइंट इज देयर इज नो सेट पैटर्न हियर. People are searching all the time for a pattern, a successful subject कि ये कर लूँगा, particular coaching institute, particular किताब. ये एक एग्ज़ाम है जो आपको एक सिविल सर्वेंट सिलेक्ट करने के लिए ले रही है. जो लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, they are well experienced and very clear about what they want in you. They don't want a copy of someone who might be better than you. They just want an individual who is sensitive, who is sufficiently endowed with awareness, who has got a zeal to work, who is ready to get into the hinterland of this country and work for the people. They know that. तो ये सब चीज़ों के लिए आप जरूरी नहीं कि किताब में से पढ़ के आपको लगे कि जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है वही मैं बोलूँ जो मैं नहीं हूँ. Same goes for preparation and selection of subjects. Select and pick those things which you feel you are good at, not what are supposed to be good. मैं पूरी सिविल सर्विसेज जब एग्ज़ाम देता रहा और बाद में लोग बोलते हैं, आज भी सुनता हूँ कि भाई अभी एंथ्रो बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी हिस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा है, अभी पबैट बहुत अच्छा चल रहा है. मुझसे हमेशा कहते हैं लोग फिजिक्स नहीं लेना है, फिजिक्स बेकार चल रहा है अभी. मैंने कहा भाई मुझे जो आता है मैं वही करूँगा, मुझे जो चीज़ नहीं आती है आई डोंट नो. मतलब हो सकता है मैं पबैट ले लेता बिकॉज अगेन मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरे उसमें ज़्यादा नंबर आते, मैं ज़्यादा रैंक आया थी. बट दीज आर ऑल कंजेक्चर, वेरी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल. जिसमें आपको लग रहा है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, टेक दैट. कोई नहीं ले रहा उस सब्जेक्ट को, बहुत अच्छा है. हो सकता है आपकी अकेले कॉपी चेक होगी तो किसी के किसी मेजर भी नहीं होगा, आप सबसे ज्यादा नंबर ले आओ क्योंकि आप अकेले रहोगे. बहुत बढ़िया. सारी चीजों पे बात हो गई, लेकिन जो आपकी लाइफ का बेडरॉक है, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, अब आप हमें आपकी फैमिली के बारे में बताएं कि आपकी इतनी डिफिकल्ट लाइफ, इतना काम का लोड, फैमिली सपोर्ट ने क्या रोल प्ले किया, और आप क्या अपने बच्चों को भी सिविल सर्वेंट्स बनाना चाहेंगे? तो वी आर वेरी कीन टू हियर दिस. मेरी फैमिली, आई हैव, माय पेरेंट्स हैव बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट, बिगेस्ट इंस्पिरेशन. माय फादर ऑलवेज ड्रीम्ड वेरी हाई अबाउट माई सेल्फ कि मुझे इससे, डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल सिचुएशन, ही ऑलवेज ड्रीम्ड बिग अबाउट मी एंड माई सिस्टर. ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी तुम्हें ये करना है, तुम्हें बेस्ट जाना है, तुझे बेस्ट स्कूल में पढ़ाऊंगा, तुझे बेस्ट कॉलेज में जाना है, बेस्ट सर्विस में जाना है. एंड इट्स मच ड्यू टू हिज एफर्ट्स दैट व्हाट आई एम जी. एंड ही स्टिल कंटिन्यूज टू गिव मी. और उन्होंने हमेशा मुझसे कहा था जब मैं सर्विस में भी आया था कि भाई जमीन पकड़ के चलना, जमीन पे जो चलता है पकड़ के उसको गिरने पे चोट नहीं लगती, जो ज़्यादा उड़ जाता है उसको लग जाती है. तो आई स्टिल ट्राई टू बी एज हम्बल, एज मॉडेस्ट एंड एज नेचुरल एज पॉसिबल डिस्पाइट बीइंग इन सो मेनी प्लेसेस, सो मेनी पोस्ट्स, because it always serves you and it is independent of any post, any position you are in. It remains inherent to you, so it doesn't change wherever you are posted and wherever you go. My wife again is one of the persons whom I have taken a lot in these 22 years. She is working as an associate professor in English in Madhya Pradesh government. And we share so many, like हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स बाकी फिजिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पसंद है उसे पसंद नहीं, जो उसे पसंद मुझे. बट इन द बेसिक्स ऑफ लाइफ, अबाउट इंटेग्रिटी, अबाउट ह्यूमिलिटी, अबाउट ऑनेस्टी, अबाउट ट्रूथफुलनेस, ट्रांसपेरेंसीज, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, अपराइटनेस, ये सारी चीजें वी टू शेयर वेरी स्ट्रांगली. एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस. आपकी बनाई हुई डिशेस उन्हें पसंद आती हैं क्या? मेरी बनाई हुई डिशेस की सबसे पहले जो था उनका बड़ा इन लोगों का मतलब, एंड आई हैव गॉट 2 daughters. माय एल्डर डॉटर इज स्टडीइंग इन सेकंड ईयर लॉ. द यंगर वन, द ब्रैट ऑफ आवर हाउस, शी इज इन क्लास 11th. और all 3 of them were very skeptical and very unencouraging, I must say, when I started my venture of baking. But I know, as I have always faced odds against, but many times I have succeeded. So I continued my stance and my, जिसको कहते हैं कि पैशन, नहीं मैं तो करूँगा, तुमको नहीं पसंद आ रहा, तुमको नहीं अच्छा लगे, ठीक है, I will eat it and I will not give it to anybody. And I said, the first time when I made a bread, and when I showed them, ठीक है, मैंने कहा try and eat. So when they ate, I immediately know that I had won. और उसके बाद एक सदस्य भूल गए परिवार के आप, वो प्यारा सा डॉगो.
वो मेरे नीचे ही बैठा है यहाँ पर मेरे पाँव में। आप चाहे तो परिचय करवा सकते हैं हमारे स्टूडेंट से। या पग बुचो बुचो, yeah, he is enjoying his son. Excellent. और he is like, I was the one who was important lesson Sandeep here in life is about building blinkers around yourself, about flexibility की life में important, the most important lesson which I've learned in my life is let go of the rigidities. You can have Wonderful. very strong, I have very strong views on and very strong affiliation to my integrity, to my uprightness, to my honesty, to my straightforward. These are big things. But for small things, जो हम लोग अपने अराउंड जबरदस्ती के खंबे खड़े कर लेते हैं, पिलर्स, जी हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारा ये होता है, हम वी ऑलवेज स्टार्ट अवर लाइफ्स, बचपन से ही हमें होता है ये अच्छा नहीं होता, वो खराब, ये अच्छा नहीं, वो खराब, ब्लैक इज बैड, वाइट इज गुड, ऑरेंज इज गुड, येलो इज बैड, इस टाइप से जो सारी चीज़ों में ये बड़ी चीज़ खराब है, छोटी चीज़ अच्छी है, छोटी चीज़ अच्छी है, बड़ी चीज़ खराब है, जिस तरह से हम अपनी रिजिडिटीज और कंडीशनिंग में घुस जाते हैं और लाइफ में होते हैं। तो मैंने थ्रू माई एक्सपीरियंस, seeing my wife, my parents, my in-laws, my father-in-law is one of the most positive man I have seen, जिनका हमेशा ये होता है कि कुछ भी हो साहब, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे मैंने कहा कैसे होगा? बोले नहीं हो जाएगा साहब, हो जाएगा। दैट इज व्हाट ही सेज इन एवरीथिंग। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि एस्ट्रोलॉजी में जब वो कुंडली देखते हैं, वो कुंडली कहते हैं ये सब बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा नहीं खराब भी तो है इसमें बहुत। बोले नहीं नहीं, वो खराब तो यूजलेस है, आप बढ़िया है। द पॉइंट इज पॉजिटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंग्स। तो जहाँ से बात शुरू हुई थी, I was the one who was very much against a pet. I always maintained and अब हम उससे मिले बिना जाएंगे नहीं, अब उसको आपको मिलवाना पड़ेगा। I have maintained that only useless fools, show-offs keep pets. मतलब इनफैक्ट मेरी कई लोगों से लड़ाई भी सी हुई। मैंने कहा यार क्या डेस्पो हो रहे हो तुम, जानवर के पीछे आदमी पाल लो। तो मैं चिल्ड्रन वर वेरी वेरी फॉन्ड। माई डॉटर एक बार छोटी थी, जब यहीं पे हम लोग रहते थे, शी वाज 6 year old, वो वहाँ पर रोड पे बच्चे हुए डॉग्स के, वो एक बच्चा लेके आ गई डॉग का, बोली इसको मैं रखूंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको रखना है, तू भी बाहर, यू ऑल्सो गो आउट। तो दैट वाज द स्टैंड एंड एज लक वुड हैव इट, somehow he came into our lives one day when we went to a law and order. मैं और मेरे डिविजनल कमिश्नर हम दोनों साथ में आ रहे थे। He already had 3 dogs. I used to say क्या है यार आपने 3-3 4-4 कुत्ते घर में रख रखे हैं। हाँ। तो then a friend of his rang him up कि तुम लेके आओ डॉग, तुम एक और डॉग ले लो। तो उसने कहा यार मेरे पास 4 और हैं, मैं अब नहीं रखूंगा, मेरे पास 4 हैं, बहुत पर्याप्त कटर मचर मचाते हैं घर में, तो आई डोंट वांट टू हैव वन मोर। तो दैट वाज सिटिंग विद हिम। मैंने क्या हुआ? तो बोले वो कह रहा है एक पग ले लो। नाउ पग हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द पेट्स विच मुझे हमेशा अच्छे लगते थे। मेरे दोस्तों के पास था और मैं देखता था, और वो वोडाफोन के एड्स ने पूरे वर्ल्ड में पग्स को इतना फेमस कर दिया, तो जिसके कारण उनकी कीमत भी उस टाइम 60% बढ़ गई थी। तो मैंने कहा कि पग्स, नो आई चोज अ पग। उस टाइम जब बात हुआ तो सिंपली बिकॉज आई हैव अ फ्यू रूल्स फॉर माई पेट्स इफ आई कीप अ पेट। मैंने कभी सोचा, मैंने देखो दैट पेट वुड नॉट बी टेथर्ड, मतलब मैं बांध के घर में रखा रखूं, मुझे ऐसा पेट नहीं रखना है। मतलब मैं क्यों पाप लूं भाई, किसी को बांध के क्यों रखूं, भले ही वो डोमेस्टिकेटेड है, पर आई डोंट वांट टू कीप समवन जो कि बंधा रहे पूरे टाइम। टू, वो मेरे घर को गंदा नहीं करना चाहिए। मतलब गंदा नहीं करने से मेरा मतलब है सिर्फ गंदा नहीं करना, मतलब ये कि वो मेरे बेड में भी घुस जाए, मेरे किचन में भी घुस जाए, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। He should maintain that sufficient level of hygiene also, as I expect from my members. तीसरा, वो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना चाहिए और खूब प्यार करना चाहिए। पेट्स जो सभी कर लेते हैं। तो तीसरी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम थी, पहली 2 में थी। तो दिस पग बुचू एज वी कॉल हिम, ये उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ही इज नेवर टाइड अप। उसको जब जाना होता है घुमाने तभी ले जाते हैं, अदरवाइज ही इज ऑलवेज रोमिंग फ्री इन दिस ecosystem of ours. Number 2, somehow I don't know how, but he learned that these areas are not acceptable, so he will never get into our toilet. He tried to jump a lot into my bed when he was young. He used to jump on my bed और मैं उसको बढ़िया उठा के नीचे पटक देता था, रिमेम्बरिंग कि इसको लगाना नहीं चोट। तो ही रियलाइज वेरी सून कि ये इज नॉट वेलकम। एंड थर्डली, गंदा घर में कभी नहीं करता। ही वॉक्स आउट व्हेनेवर ही फील्स एन अर्ज। बहुत बढ़िया। और मैं कितनी भी मुश्किल परिस्थिति से आऊँ, कुछ भी आऊँ, घर में भी लड़ लूँ, बाहर भी लड़ लूँ, कुछ भी कर लूँ, जब वो मुझे देखता है तो उसकी जो वैग ऑफ टेल होती है और जो उसकी लुक होती है मेरे पे, इट डिसॉल्व्स ऑल माय फ्रस्ट्रेशंस एंड डिप्रेशन।
दिस ब्यूटीफुली लेसन। सेड। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात कर रहा था मैंने, कभी पेट नहीं रखना, कई चीज़ों में था, ये नहीं खाना, यू नेवर यूज टू ईट सम थिंग्स, मैंने सेड कि ट्राई कर इट, एंड देन सडनली आई बिकेम फॉन्ड ऑफ इट। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक है, बिकॉज वी मिस आउट ऑन so many good things in life just because of our stupid conditioning. We never know. There is nothing absolutely right or wrong in this world. It's up to you what बुच्चू how you कहाँ think. है? मैं बुच्चू is sauntering the sun. I'll just bring it. मैं अब लेके प्लीज आप ले आइए उसको, अब तो सबको मिलना ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जाओ। आप देख ही रहे हैं द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट, कितना एक नेचुरल इंटरेक्शन इनसे करके हमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। यही लाइफ के सबक है, और बस अभी वो आ ही रहे हैं, और यही हमारा पार्टिंग शॉट भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि करियर चर्चा का ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। आने वाले सेशंस में आप किन ऑफिसर्स से So या किन से मिलना चाहेंगे this is हमें the बताएं। तो नाउ वी हैव द senior most गेस्ट member ऑफ of my ऑनर फॉर house. टुडे, वी हैव मिस्टर बुच्चू। This is the senior most member of my house. क्या बात है, क्या Human बात है, age के हिसाब से लवली ये अब लवली लवली। 84 years का हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे 8 बहुत साल ही का है। खूबसूरत है, और Very हम सबकी desperate. तरफ से बहुत बहुत प्यार। He is very desperate to go back to his son. बाय बुचू, सी यू सून, सी यू सून। फिर से लाएंगे हम योगेश जी को, और बुचू भी साथ में आएंगे। बहुत मजा आया योगेश, आज एक वर्किंग डे को सिर्फ मेरी जिद की वजह से आपने समय दिया, और इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी, मैं जानता हूं ऑडियो वगैरह का भी आज इश्यू रहा, लेकिन आपने इतना कुछ हमें सीखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैसेज भी जो स्टूडेंट्स के लिए गया है वो बहुत से लोगों को बहुत फायदा कराएगा। एक छोटी सी जनरली मैं वो देना चाहता हूँ जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती है, और सबके लिए मतलब एज अ पार्टिंग नोट, एंड इट आई मीन रिलेट्स टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। एक मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं रह पाती है, स्पेशली संस्कृत की चीज़ें, बट ये पर्टिकुलर एक संस्कृत में जो गीता का एक श्लोक है वो मुझे याद भी रह जाता है, और मुझे अच्छा भी लगता है, और मैं उसको बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ अपनी लाइफ से। और हर परिस्थिति में, हर एज में इट इज़ वेरी 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 कॉन्टेक्चुअल। गीता में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर 6 का 17वां श्लोक है, जिसमें जो श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्टसु कर्म से युक्त स्वप्न अवबोधास्य दोषो भवति योगो। इट सेज कि जो व्यक्ति टेम्परेंस, दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेंस एंड बैलेंस, जो आदमी युक्त तरीके से टेम्परेंस में काम करता है, टेम्परेंस में खाता है, टेम्परेंस में सोता है, टेम्परेंस में जागता है, वो आदमी के सारे दुख जो है वो योग हर लेता है। दैट मीन्स हिज लाइफ वुड ऑलवेज बी फ्री ऑफ पेन। तो एक्सीलेंट, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। किसी भी चीज़ का अति सर्वत्र वर्जयेत जो है, कि हमें किसी भी चीज़ की एक्सेस, खाने की, सोने की, पढ़ने की, काम करने की, अदर चीज़ों की नहीं करना है। हमें सब कुछ करना है, बट वी हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। सिविल सर्विसेज से ज़्यादा ये चीज़ कहीं ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस एन इक्वली आर्डुअस बैटल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो आपको अपनी लाइफ में सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए टेम्परेंस इज द ओनली टूल जो आपको, बिकॉज आप किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम को सस्टेन नहीं कर पाओगे। दिस इज लाइक अ मैराथन रेस, दिस इज नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट वेयर यू बस्ट। इसमें यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द 49 किलोमीटर्स थ्रू योर फेजेस ऑफ प्रिपरेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दैट इज व्हाट आई वांट टू से एज अ पार्टिंग नोट कि थैंक यू सो मच योगेश जी। आई थिंक दिस इंटरव्यू विल एनलाइटन मिलियंस। हम आपको फिर से याद करेंगे कुछ महीनों के बाद वापस एक नए टॉपिक के साथ में, आपको फिर से तंग करेंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट्स और हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू संदीप, इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू and talk to your students. I wish them all the success and may they have the best in life. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. तो प्यारे साथियों, आप सभी ने आज एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टॉक सुनी आईपीएस योगेश चौधरी जी से। हंसते हंसते, खेलते खेलते, बातों बातों में लाइट तरीके से उन्होंने अपने 25 सालों के अनुभव को जिस तरह से हमारे साथ शेयर किया है, वो वाकई में अद्भुत है।
एक्सक्यूज मी, मैं उम्मीद करूंगा कि आज के सेशन से आप सारे टेक अवेज बराबर नोट करेंगे और आपकी आने वाले समय की तैयारी के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। सेशन को लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि ये अच्छी बातें आगे भी आप तक लाने का हमें मोटिवेशन बना रहे। तो साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम हमारी अगली करियर चर्चा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।